Hello all. So in this part we are going to cover the limitation of the joint stock company. ठीक है, तो हमने जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वी आर स्टडिंग लाइक हम फीचर से ही मैरिट एंड डीमेरिट निकालते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने मैरिट्स समझी थी। अब इस पार्ट में हम लिमिटेशन, डीमेरिट, कॉन्स, डिसएडवांटेजेस समझने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, और निमोनिक्स के लिए हम रिवीजन वीडियो में बात करेंगे जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को रिवाइज करेंगे एट अ होल इन वन पार्ट ओनली। ठीक है, तो द मेजर लिमिटेशन, अब सबसे पहले इसमें लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन। अब जैसे फीचर में हमने देखा था फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में हमने तीन चीजें देखी थी कि फॉर्मेशन एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लिकेटेड है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो वही इसकी क्या बन गई, डीलिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन बन गई। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो ग्रेटर टाइम, देन एफर्ट्स एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स की एक्सटेंसिव नॉलेज हमें यहाँ पे चाहिए, एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व, और क्या प्रोसीजर रहता है वो हमें पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में प्रोसीजर नहीं है और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है, वी विल नॉट बी गोइंग इन टू दैट। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज मोर कॉम्प्लेक्स। मेन बात ये है, अगर तुमने फीचर अच्छे से किया है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम लिमिटेशन वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखो, तुम फीचर वाले पॉइंट का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, देन उसके बाद है लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी में क्या आएगा, द कंपनी एक्ट requires each public company to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of the company। इसको हम क्या बोलते हैं, आरओसी बोलते हैं। तो एक कंपनी को मैंडेटरली अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आरओसी के पास सबमिट कराने पड़ते हैं एनुअली, और अगर जिसके बैलेंस शीट जो है वो क्वार्टरली बनते हैं उसको भी सबमिट कराने पड़ते हैं। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके साथ साथ जो कंपनी में मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको भी उसे रिटर्न फॉर्म में क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और जो रिटर्न फॉर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट के लिए एओसी 4 है, जिसका मतलब है एनुअल कंप्लाइंस फॉर्म 4। एंड जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, और सॉरी, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, यानी सारा जितनी भी मीटिंग हुई है उसका सारा ब्यौरा हमें देना पड़ता है आरओसी को इन द फॉर्म ऑफ एमजीटी 7 है। ये फॉर्म के नाम है, तुम याद रखोगे नहीं रखोगे चलेगा। ठीक है, कभी मुझे टाइम लगेगा तो तुम्हें एओसी 4 और एमजीटी 7 का फॉर्मेट कभी दिखाऊंगी मैं प्रैक्टिकली। और यही जो फॉर्म है ना वो फाइल करना होता है एक सीएस को। अगर कोई बच्चा सीए सीएस करना चाहता है तो उनको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रही हूँ ना, बाद में जब कभी तुम इन कोर्स को परस्यू करोगे तो तुम्हें याद आएगा, अगर मुझे पढ़ा होगा कि अच्छा हाँ ये कुछ वर्ड्स, ये फॉर्म्स कुछ बताया तो था कभी, ये चीज़ें। तो सच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, क्योंकि अब ये पब्लिकली आरओसी को देने पड़ते हैं, और आरओसी जो है अपनी वेबसाइट पे चढ़ाता है, एमसीए पे चढ़ाता है। तो वहां से सारी पब्लिक जो है वो कंपनी की कुछ नॉमिनल फीस दे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस कर सकती है। ठीक है, अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, अब मान लो जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो कैसे करते हैं, बैलेंस शीट को स्टडी करके करते हैं कि पिछले 5 सालों में 10 सालों में कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या उसने प्रॉफिट कमाया, कितने उसकी एसेट्स है, कितने उसके पास डेट्स है या क्रेडिटर्स है जिसकी वजह से वो लिक्विडेट हो सकती है या नहीं होगी। ठीक है, और कंपनी की पॉलिसीज क्या क्या है, गवर्नेंस पॉलिसीज, ये सब पढ़ते हुए उसका नेचर देख के फिगर्स इवेलुएट करके तब मार्केट में पैसा लगाया जाता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें कहाँ अवेलेबल होते हैं, आरओसी के पास, एमसीए पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ सिक्रेसी है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब हमने फीचर्स में ये देखा था कि जो बिजनेस एंड ओनर है वो क्या है, अलग अलग है। अब जो चीज, जो लोग अलग अलग है वो पहले अपने बारे में सोचेंगे बजाय कि ग्रुप गोल के बारे में। तो इसमें यही बोला है कि जो कंपनी है वो अपने नाम पे सारे काम कर रही है, तो वहां पे जो मेंबर है या शेयर होल्डर है वो सिर्फ अपने शेयर के लिए लाइएबल है, तो उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है कि सब जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान होगा तो मुझे मेरे शेयर तक का होगा ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों एक्टिविटीज में ध्यान दूं, या फिर मैं क्यों
मतलब इररेलेवेंट डिसीजंस ले लूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत हो भी गए तो सारे शेयर होल्डर में बँटने वाला है लॉस तो वैसे भी, वो वाला नेचर आ जाता है, ठीक है? इसी को बोला है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। Separation of ownership and management leads to a situation in which there is lack of efforts as well as personal involvement on the part of the officers of the company। वही वाला रवैया, मुझे तो इतना ही नुकसान उठाना ना, उठा सकता हूँ, छोड़ ना, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे क्या लेना देना, छोड़, वो वाला नेचर, ठीक है? द लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉयज। अब क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एंड साइज होती है, उसमें लेयर्स होती है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। और लोअर मैनेजमेंट में हमारे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ऑपरेशनल वर्कर्स होते हैं, वहाँ पे कस्टमर है, क्रेडिटर्स है, उनसे डील करना क्या हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है पर्सनल लेवल पे, ठीक है? देन उसके बाद है न्यूमरस रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे? क्योंकि अब ये कंपनी है, इसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, कंपनी को बिजनेस रन करने तक के लिए भी डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि इसको बहुत सारी लीगल एंड डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज निभानी पड़ती है, और जो कि कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ क्या लिखा है? द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजन एंड कंपल्सन। A company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects including। कंपनी किससे ऑडिट कराएगा? एक सीए से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही कराना है ऑडिट। ऐसा हो सकता है जो उसकी इन्वेंट्री है उसको उसे कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़े, जो उसके कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, वो किससे ऑडिट कराना पड़े? एक कंपनी सेक्रेटरी से ऑडिट कराना पड़े, ठीक है? तो बहुत सारी इस पे क्या होती है, कंपल्सन होती है। अगर इसकी सेल्स जो है, टर्नओवर जो है किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चली गई तो हो सकता है इसको लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट आ जाए, सेबी के साथ इसको लिस्ट कराना पड़े स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है? एनएससी बीएससी जो चलते हैं अपने। फिर उसके बाद है वोटिंग। अब क्योंकि एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेने के लिए मीटिंग बिठानी पड़ती है, तो मीटिंग में वोटिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा? बाय हैंड, शो ऑफ हैंड होगा, यानी हाथ उठाओ अपना जो जो फेवर में है, जो नहीं है वो बाद में उठाना। देन उसके बाद या तो पोस्टल बैलेट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक अदर मीन्स हो सकता है जिससे कि हम क्या करने वाले हैं, वोट, या फिर टिकट सिस्टम हो सकता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसमें आप यस या नो करके बॉक्स को टिक कर दो एंड उसको सॉरी बॉक्स को नहीं, जो पेपर है उसको टिक कर दो एंड उसको बॉक्स में डाल दो। इस तरीके की वोटिंग सिस्टम हो सकता है। देन फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मैंने तुम्हें बताया ही कि आरओसी को फाइल करना पड़ता है। रिपोर्ट्स बहुत सारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होगी, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी जिन कंपनीज के जो अकाउंट्स है वो हर 3 महीने में बनते हैं, वो भी हो सकता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नेटवर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम द सीए हो गया, ठीक है, लोन उठाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना कंपलसरी हो जाता है। और मैंने तुम्हें लीगल प्रोविजन कंपल्सन में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, तुम लिख सकते हो। आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, सेबी किस लिए आ सकता है रोल में, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट की वजह से। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ सकता है, आईटीआर भी फाइल करनी पड़ेगी इनकम टैक्स पोर्टल पे कंपनी को भी। लोगों को तो भरनी ही पड़ती है लेकिन एक कंपनी को भी भरनी पड़ती है, और ये आईटीआर 6 होती है। देन उसके बाद है मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी जितनी भी मीटिंग हुई शेयर होल्डर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसका कच्चा चिट्ठा, वो होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। देन उसके बाद एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी, जिसमें पर्पस ऑफ बिजनेस लिखा जाता है। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन द बिजनेस। फिर उसके बाद फिनेंशियल्स, यानी कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है? It is required to obtain various certificates from the different agencies जैसे कि रजिस्ट्रार, फिर सेबी से। दिस reduces the freedom of the operation of a company and takes away a lot of time and effort and the money। अब जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने सिग्नेचर के लिए, वो अपना सर्टिफिकेट इशू करने के लिए काम को वेरीफाई किया उसने, उसके लिए पैसे तो चार्ज करेगा ही, तो यहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व है।
टाइम भी इन्वॉल्व है कंपनी का भी, और एफर्ट्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। देन उसके बाद है डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट में बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेने के लिए उन्हें मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, वोटिंग सिस्टम क्या रहेगा ये सोचना पड़ेगा, और मीटिंग अरेंज करने से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि वी आर कंडक्टिंग मीटिंग, प्लीज कम एंड ज्वाइन। एंड उसके बाद मान लो मीटिंग में डिसअप्रूविंग शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो गए तो उनको बैठ के मनाना या फिर उनके व्यूज़ लेना कि क्यों ऐसे मना कर रहे हैं वो, तो वो सारी चीज़ों में क्या लगता है टाइम, जिसकी वजह से डिसीजन क्या हो जाता है डिले। तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग को। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेमोक्रेटिकली मैनेज की जाती है यानी वोट सिस्टम, विच इज फॉलोड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट, पिरामिड शेप। देन उसके बाद communication as well as approval of various proposal may cause delays not only in taking decision but also in acting upon them। डिसीजन लेने में तो डिले होगी ही होगी, और हो सकता है कि जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में भी क्या लग रही है, देर लग रही है, ठीक है। देन उसके बाद है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब ये तो हमने बहुत देखा कि डेमोक्रेटिक चलता है, डेमोक्रेटिक फैक्टर चलता है, वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शन होता है, सबको वन वोट वन मैन वन वोट वाला सिस्टम है। बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा हो सकता होगा? जिनके पास ज़्यादा पैसा एंड पावर है वो पैसे के दम पे, पावर के दम पे अपना बात मनवा लेते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ कंपनी में भी हो सकता है, जो लोग जिनके पास ज़्यादा शेयर्स है हो सकता है वो कम शेयर वालों को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैनेजिंग बॉडी होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है शेयर होल्डर्स पे, तो यही चीज बोली गई है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब है ग्रुप मैनेजमेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट विच हैज इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। In theory, a company is a democratic institution where board of directors are representative। जो कंपनी है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और बीओडी उसके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द शेयर होल्डर हु आर द ओनर्स। इन प्रैक्टिस however in most large sized organization having a multitude of shareholders, जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ओनर हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो शेयर होल्डर है वही ओनर है और ओनर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। The board of directors as such enjoy the considerable freedom in exercising their power। और BOD क्या है, वो अपनी पावर एंड कंट्रोल इम्पोज करने के लिए फ्री है, विच दे समटाइम्स यूज इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर कंपनी के भले के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से अगेंस्ट कोई डिसीजन ले ले, यानी शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं बट स्टिल दे आर टेकिंग द डिसीजन इन कॉन्ट्रेरी टू द ओनर्स। देन उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या आएगा, मैं कुछ चाहती हूँ कंपनी के लिए, बट कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है यानी कस्टमर, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, वो कुछ और चाहते हैं। जैसे देयर में भी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंगस्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर होते हैं हमारे मेंबर, लेकिन स्टेक होल्डर कौन होते हैं, मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में भी बताया था, हर एक वो इंसान जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी, सप्लायर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, एम्प्लॉयज, सब जो है हमारी कंपनी के क्या है, स्टेक होल्डर से, जो भी हमारी कंपनी से जुड़े हैं। तो एम्प्लॉयज क्या चाहेंगे, उन्हें हायर पे मिले। ऑन द कॉन्ट्रेरी कंपनी क्या चाहेगी कि हम कम से कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा सके एम्प्लॉयज से, है ना। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कंज्यूमर क्या चाहता है कि हायर क्वालिटी मिले एट लोअर प्राइस, और कंपनी क्या चाहती है, उसको कम से कम पैसा खर्च करना पड़े हायर क्वालिटी देने के लिए, लेकिन कंज्यूमर से क्या कर सके, वो हाई प्राइस ले सके। देन शेयर होल्डर को क्या चाहिए कि उनको हायर रिटर्न्स चाहिए। रिटर्न्स कैसे मिलता है शेयर होल्डर को एक कंपनी में, एज अ डिविडेंड मिलता है। अब जो कंपनी है वो चाहती है कि वो पैसे ना बांटे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड,
वो नए प्रोजेक्ट में लगाए, बट शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, नहीं हमें पहले डिविडेंड दो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। दीज डिमांड और dividends and increase in intrinsic value of their share। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू हम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं आएंगे समझ, बट एक एसेट बेस्ड मेथड है जो तुम्हें समझ आ सकता है। बैलेंस शीट में एसेट होती है, लायबिलिटी होती है। टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाती है नेट एसेट्स, और उन नेट एसेट्स को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूँ तो वो मेरी क्या आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज मैंने यहाँ तुम्हें लिख के दिया समझाने के पर्पज से, पेपर में लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। तो यहाँ पे शेयर होल्डर चाहेंगे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उनके शेयर की वो क्या हो जाए, इंक्रीज। तो दीज डिमांड पोज प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। तो उसके लिए इतने सारे अलग अलग गोल्स को मीट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है लिमिटेशंस ऑफ दी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन में तीन कीवर्ड, टाइम, एफर्ट, प्रोसीजर, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। फिर लैक ऑफ सिक्रेसी में कि आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, इस वजह से पब्लिकली वो अवेलेबल है तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर सकते। फिर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में, क्योंकि बिजनेस और ओनर जो है वो सेपरेट है, तो ओनर्स जो है वो बिजनेस के हित में ज़्यादा ना सोच के अपने हित में सोचते हैं, और साथ ही वो पार्टिसिपेट कम करते हैं। ठीक है। और एम्प्लॉयज, क्रेडिटर, डेटर्स, इन सब से उनका पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद न्यूमरस रेगुलेशन, रेगुलेशन में जैसे ऑडिट कराना मैंडेटरी है, वोटिंग करना, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और सर्टिफिकेट लेना, जैसे आरओसी से सर्टिफिकेट लेना या फिर सेबी से सर्टिफिकेट लेना। डिले इन डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, तो डिसीजन में डिले होता है, और प्लस इम्प्लीमेंटेशन में भी डिले हो जाता है। फिर ओलिगार्किक मैनेजमेंट, यानी कुछ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स या पीपल ऐसे होते हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखते हैं कंपनी पे बजाय कि अदर शेयर होल्डर्स के। यहाँ पे बस ये लिख देना, थ्योरी में डेमोक्रेटिक है बट एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्री होते हैं टू एक्सरसाइज देयर डिसीजन पावर एंड कंट्रोल। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एम्प्लॉयज कुछ चाहता है, कस्टमर कुछ चाहते हैं, और शेयर होल्डर्स कुछ चाहते हैं, बट अलग अलग डिजायरेबल गोल्स को मीट करना कंपनी के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है लिमिटेशंस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी विद रिवीजन। ठीक है।